नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी घर में स्वस्थ और मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। और आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का दूसरा पार्ट है आएगा। पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लेना कि पहला पार्ट किस तरीके से करवाया है, क्या क्या चीज़ें समझाई गई है, और एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो सारे आपके पास देखने को मिलेंगे, उस क्लास में भी और आज की क्लास में भी। तो पहले अपने जो टॉपिक चल रहे थे सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं। पहले टॉपिक कौन सा था? जो अवस्थिति विस्तार सामान्य परिचय था राजस्थान का। उसके बाद में भौतिक विभाजन हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, झीलें हो गई है, जलवायु आज लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में इसके बाद में क्या होगी? अपनी प्रश्नोत्तरी होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में अपना जो टॉपिक लेंगे, खनिज वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं किस पे चलेंगे? अपना कोटेशन क्या कह रहा है? एक शानदार कोटेशन है, क्या कह रहा है? तो सबसे पहले तो आप काम करो कि जितने भी जुड़े हो लाइव प्रीमियर में, तो आप जाके पहले सबसे पहले शेयर करो सभी को जो लाइव आ सकें। ठीक है, तो आज का कोटेशन क्या कह रहा है? कोटेशन कह रहा है कि जीत की गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो। यानी कि जीत की गारंटी तभी हो सकती है कि हम, हमारे हाथ में क्या है कि अगर हम ये करेंगे तो हम जीत सकते हैं, अगर ये करेंगे तो हम हारेंगे। यानी कि हमें जो कंट्रोल में है हमारी चीजें, हमें पता होना चाहिए कि किस रास्ते की तरफ जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और किस रास्ते की तरफ भटकेंगे तो हमारा असफल होना भी तय है। तो हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है? क्या लिखा है? जीत की गारंटी। यानी कि गारंटी लेनी है, खुद की जीत की गारंटी लेनी है। और हमें पता भी होना चाहिए कि किस रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारी जीत निश्चित है, और किस रास्ते पर यानी कि भटका हुआ रास्ता है उस रास्ते की तरफ जाएंगे तो हार भी निश्चित है। तो हमें हार वाले रास्ते की तरफ नहीं जाना है, जीत वाले रास्ते पे जाना है। और जीत की गारंटी यानी कि हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए चीजें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, जीत की गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों क्या हो? हमारे कंट्रोल में हो। ओके, तो चलते हैं आज बिना कुछ टाइम ज्यादा लिए कि क्या कह रहा है राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है। आपको बताया है कि विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु आपको पता है किस प्रकार की जलवायु होती है? यानी कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अनेक प्रकार की मतलब ये नहीं है कि, तो आपको पता है कि शुष्क जलवायु यानी कि रेतीला मैदान है अपना, रेतीले मैदान के अंदर जो रेत के धोरे पाए जाते हैं तो वहां पे तापमान भी क्या होगा? अधिक होगा। तो तापमान अधिक होने के कारण वहां की जलवायु किस प्रकार की होगी? अलग होगी। वनस्पति भी वहां कम पाई जाती है। अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश में आपको पता है उप आर्द्र जलवायु, यानी कि बारिश भी होती है, वनस्पति भी है, लेकिन उत्तरी और मध्य अरावली से भिन्न जलवायु आपको दक्षिणी अरावली के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहां पे आपको अलग जलवायु देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाड़ौती प्रदेश है, वहां पर अलग जलवायु देखने को मिलेगी। इस कारण से जो राजस्थान है अपना एक ऐसा प्रदेश है जहां पर विषम जलवायु पाई जाती है और 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे देखो राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान के जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेश देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। आपको पता है जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, यहां पे इसके पूरी डिटेल में व्याख्या करवाऊं और समझाऊं, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है कि क्वेश्चन उठ जाएगा तो यहीं से उठ जाएगा कि कौन से जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं, ये आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो आपको सबसे बड़ा यही पूछा जाएगा कि कौन से जिले आते हैं, किसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? करता है शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो क्या करती है? इसको दो भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, तो ये आज का आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। पिछली क्लास में भी बता दिया था मैंने ये, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको जो करना है, कोपेन और थार्नवेट और त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण है, किस प्रकार किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, वो चीजें भी बताऊंगा। उप आर्द्र जलवायु, इसके अलावा अर्धशुष्क, शुष्क हो गया, उसके बाद अर्धशुष्क, अर्धशुष्क के अंदर ये आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अर्धशुष्क। मैप होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जलवायु प्रदेश मैप है ना, तो मैप के साथ साथ में क्या है? ये
बना लेना रेखाएं कि कौन सा भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आएगा और कौन सा भाग किसके अंदर आएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि जो अरावली वाला प्रदेश है, अरावली प्रदेश, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएगा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आपको बताया था कि जो अपना रेतीला जो क्या नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो आ जाएगा, ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। इसके अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। और अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु कहां पे, मैंने बताया कि झालावाड़, बारां, कोटा और इसके अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले मुख्य रूप से इसके अंदर आते हैं। तो कौन से आ जाएंगे, अति, अति आर्द्र मतलब आर्द्रता किस प्रकार की है, बहुत ज्यादा है, इस कारण से इसका नाम भी क्या है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र का अर्थ होता है नमी, नमी मतलब गीलापन, तो यानी कि बारिश के आधार पर शुष्क जलवायु प्रदेश, बारिश के आधार पर देखा जाए शुष्क यानी कि बहुत कम बारिश होती है, अर्ध शुष्क मतलब थोड़ी सी उससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, उप आर्द्र यानी कि ठीक होती है, आर्द्र यानी कि मतलब जितनी होनी चाहिए, आर्द्र का मतलब होता है जितना होना चाहिए, गीलापन नमी होनी चाहिए उतना, उतनी बारिश होती है। अति आर्द्र यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे भी अधिक बारिश हो जाती है, इस कारण से इसके आधार पर इसको बांटा गया है। कोई दिक्कत समस्या, चले आगे, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन क्या कहता है, देखो ये बांटा है, इंग्लिश के अंदर नाम है, कोई ज्यादा टफ नाम भी नहीं है, BWHW, BWHW, ये बड़े हैं, बी और डब्ल्यू क्या है, बड़े हैं, ठीक है, HW फिर आ जाएगा छोटे, ठीक है, स्मॉल। BS, एस क्या है, ये बड़ा है, बड़ा है ये, ठीक है, एस क्या है, बड़ा है। BSHW, BSHW, BWHW उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, यानी कि इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, देखो कौन सा आ जाएगा, BWHW, इसके अंदर ये आ जाएगा BWHW, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसको क्या कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, यानी कि पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका हम मान सकते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा है वो किसके अंदर आ जाएगा, BWHW में आ जाएगा, यानी कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नाम मिलता जुलता, BSHW, यानी कि यहां पे क्या चेंज कर दिया, W और की जगह एस लगा दिया, क्या लगा दिया, W की जगह एस लगा दिया, यानी कि BSHW आ जाएगा, BSHW, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि अभी बताया था कि कितना है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। लेकिन इसके अंदर कोपेन ने 4 ही भागों में बांटा है, लेकिन अपनी जो विषमताएं हैं उसका राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है उसके अंदर 5 भाग बताए थे कि शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। लेकिन कोपेन ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और किसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वनस्पति को आधार बनाकर इसने वर्गीकरण किया है। किसको आधार बनाया है, वनस्पति को आधार बनाया है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति को आधार बनाकर किस विद्वान ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वनस्पति को आधार बनाकर वर्गीकरण करने वाले विद्वान है कोपेन है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि कोपेन ने किसको आधार बनाकर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो वो क्या है, वनस्पति को आधार बनाकर, ठीक है। तो ये आ जाएगा BWHW उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश आ जाएगा, और BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद देखो CWG, CWG यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि जो माना है, किसने माना है, कोपेन ने इसको क्या माना है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश माना है। किसको, इस हिस्से को, यानी कि वनस्पति के को आधार बनाकर आधार मानकर माना है। तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी माना जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, ये मानना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, किसको आधार बनाया है, वनस्पति को आधार बनाया है, इस कारण से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी यही है। किसके आधार पर है, वनस्पति के आधार पर है, ठीक है। इसके बाद में देखो AW, यानी कि ये भी AW के अंदर आ जाएगा, और ये भी किस में आ जाएगा, AW के अंदर आ जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहां पर नाम क्या है,
आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी इसने अति आर्द्र नहीं कहा, इसको आर्द्र माना है। तो ये देखो BWHW, BSHW, AW, इसके बाद CWG यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और AW किसको माना है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को माना है। अब देखो एक ट्रिक है, देखो बिना टिड्डी, टिड्डी नाम सुना है क्या, टिड्डी जो फसला नुकसान पहुंचावा है बाई टिड्डी, मतलब पीछे कुछ साल आई भी, जो फसला मतलब सरसों सने जहां पर भी बैठ जाती है तो वहां क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो कोपेन क्या लेके आता है, बिना टिड्डी का वर्गीकरण करता है। किस प्रकार का वर्गीकरण करता है, बिना टिड्डी का वर्गीकरण करता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि इनके प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं, उनकी एक ट्रिक है कि बिना टिड्डी, यानी कि यहाँ पे तो जो अपना BWHW का जो कौन सा आ जाएगा, प्रतिनिधि जिला कौन सा आ जाएगा बताओ, बीकानेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। बी से बीकानेर, ना से कौन सा आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। यानी कि BSHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, रिप्रेजेंट कौन करता है इसको, तो करता है नागौर करता है। TD यानी कि टी से कौन सा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। यानी कि इसको जो करने वाला CWG का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका टोंक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। ठीक है, बिना TD यानी कि डी से कौन सा आ जाएगा, AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसने किसके आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो वो किया है वनस्पति को आधार मानकर किया है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, 4 भागों में बांटा है। BWHW यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद में BSHW अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वाला, यानी कि इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, W की जगह क्या लगाना है, अस लगाना है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर देखो ये 3 और 4 तो बिल्कुल ही आसान है, नीचे वाला तो बिल्कुल ही आसान है कि AW। अब देखो CWG, ये याद कर लेना कि CWG जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट कौन सा जिला करता है इसको, तो वो करता है टोंक करता है, टी। ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, थॉर्नवेट, थॉर्नवेट का जलवायु क्रम, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अब ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किसको आधार मानकर किया है, तो इसने आधार माना है तो वो है एक तो वाष्पीकरण, एक है वर्षा। ठीक है, वाष्पीकरण, वर्षा, और एक आ जाएगा आपका तापमान। कौन सा आ जाएगा, तापमान। यानी इन तीनों को आधार मानकर जिसने वर्गीकरण किया है तो वो आ जाएगा आपका थॉर्नवेट ने किया है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए वाष्पीकरण को आधार मानकर किसने किया है, तो थॉर्नवेट ने। वर्षा को आधार मानकर किसने किया है, तो थॉर्नवेट ने। तापमान को आधार मानकर किसने किया है, तो थॉर्नवेट ने ये किया है। अब इसके नाम थोड़े से अलग है। ये देखो सबसे पहले आ जाएगा EAD, EAD क्या नाम आ जाएगा, EAD आ जाएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश आ जाएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है, आपको पता है जैसलमेर वाला हिस्सा किस में आ जाएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, EA और D, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में देखो DAW, DAW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु किसके अंदर आ जाएगी, DAW के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, DAW के अंदर आ जाएगी। DAW वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये आ जाएगा DAW आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब तीसरा क्या कह रहा है, DBW, EADADB, EADA और फिर DB, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अर्ध मरुस्थलीय यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है
जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, ये हिस्सा किस में आ जाएगा? अर्ध मरुस्थलीय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अर्ध मरुस्थलीय। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला हिस्सा क्या है? सिंचाई वाला क्षेत्र है, यानी कि वहां पर मरुस्थल पाया भी जाता है कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में नहीं भी पाया जाता है। इस कारण से तो ये आ जाएगा आपका डी, BW, DBW आ जाएगा। अब लास्ट बचा है ये देखो, CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश किसको माना है? इसको माना है CAW। ये थोड़ा सा क्या है, टफ है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार पर टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको याद ना है। उसके याद होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो EAD, यानी कि जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग दिख रहा है आपको, यानी कि जो सब में से नया दिख रहा है, वो है EAD, यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा हिस्सा? जैसलमेर वाला हिस्सा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा किस में आ जाएगा? EAD में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो DAW और DBW, DAW, DBW, यानी कि ए तो क्या है? बड़ा है। ए क्या है? बड़ा है, यानी कि जो बड़ा वाला हिस्सा किस में आ जाएगा? DA में आ जाएगा। DB, यानी कि आधा मरुस्थल है, तो आधा मरुस्थल बी में चला जाएगा, आधा मरुस्थल बी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में बचा है CAW, यानी कि वहां पर AW था, लेकिन यहां पर पहले क्या लगा दिया? C लगा दिया। इतना ही फर्क है। आगे तो क्या है? AW है ही ना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW माना है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया? AW तो है ही, लेकिन आगे क्या लगा दिया? C लगा दिया। क्या लगा दिया है? C लगा दिया, तो CAW आ जाएगा। ये है। ठीक है, यानी कि EAW क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। DAW क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। उसके बाद में DBW अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आ जाएगा, और CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाएगा। अगर इसके जो प्रतिनिधित्व जिले कौन कौन से हैं, अगर इनकी बात करें तो कौन से होंगे बताओ? थॉर्नवेट ने क्या माना है? थॉर्नवेट की जेब आज डूंगी है। ठीक है, ये लिख लो, थॉर्नवेट जेब आज डूंगी है। ठीक है, तो थॉर्नवेट, ये ध्यान रखना नाम आगे। थॉर्नवेट का नाम क्या रखना है? आगे ध्यान में रखना है। तो थॉर्नवेट, थॉर्नवेट की जेब, यानी कि जैसे जैसलमेर आ जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे? जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या कह रहा है? जेब बी, यानी कि यहां पर भी बी है और यहां पर बी लगाना है। यहां पर क्या करना है आपको? बीकानेर करना है। क्या करना है? बीकानेर, यानी कि इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा जिला कर रहा है? इसको कर रहा है बी को बी कर रहा है, बी को बी कर रहा है, बी को बी कर रहा है, यानी कि DBW, बी को बी कर रहा है, यानी कि बीकानेर कर रहा है। जेब, ठीक है, वैसे बीकानेर आ जाएगा। आज, यानी कि ए को ए कर रहा है, ए को ए कर रहा है, आज अजमेर कर रहा है। कौन सा कर रहा है? अजमेर कर रहा है। याद हो जाएगा, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो CAW आज डूंगी है, डूंगी यानी कि डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर आ जाएगा। फिर डूंगरपुर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और डूंगरपुर। थॉर्नवेट की जेब आज डूंगी, यानी कि EAD, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे छोटा सा इलाका है, केवल जैसलमेर को ही एक क्या कर रहा है? शामिल कर रहा है। फिर देखो DBW, यानी AW यानी कि अजमेर, ए से अजमेर आ जाएगा। DBW, बी से बीकानेर आ जाएगा। फिर CAW, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका डूंगरपुर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे है त्रिवार्था। अब त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्था ने क्या किया है? जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो उसका क्या किया? विस्तार किया है, उसी के नक्शे कदम पर आगे चला है, और उसी में से ये कुछ चीजें आपको देखने को भी मिलेगी। यानी कि BWHW, BSHW, CWG, AW, यानी कि उसी में से कुछ न कुछ निकाला है, या कुछ काट दिया है, कुछ निकाला है, कुछ जोड़ा है, इस प्रकार से। अब इसने भी वर्गीकरण किसके आधार पे किया है? तो इसने भी वनस्पति के आधार पर मान सकते हैं, क्योंकि कोपेन ने भी किसके आधार पर किया था? वनस्पति के आधार पर ही किया था। थॉर्नवेट ने किसके आधार पर किया था? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर किया था। अब त्रिवार्था ने देखो क्या किया है।
त्रिवार्ता ने किया है BWH, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी कि BWH। ठीक है, BWH आ जाएगा आपका। BWH किसने कहा था? ये कहा था कोपेन ने कहा था, लेकिन BWH एच तक सीमित हो गया, उसके बाद में W लगाना भूल गया। कौन? त्रिवार्ता। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो BSH उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु के बारे में पूछ लिया जाए तो सीधा चले जाओगे आप BSH के अंदर। किसमें चले जाओगे? BSH के अंदर चले जाएंगे। फिर देखो जो कोपेन ने CWG बोला था उसको त्रिवार्ता ने क्या बोला है? CAW बोल दिया है। क्या बोल दिया है? CAW, यानी कि अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि CA क्या बोला है? CAW बोल दिया, CWG को CAW बोल दिया। ठीक है, यानी कि बीच में क्या लगा दिया? A लगा दिया। अब AW का क्या कर दिया? AW का AW ही कर दिया, यानी कि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। क्या नहीं किया है? परिवर्तन नहीं किया है। अब देखो इसने प्रतिनिधित्व जिले कौन कौन से माने? ये देखो इसमें माना है जैसलमेर। कौन सा माना है? जैसलमेर। इसमें माना है नागौर, और इसमें माना है सवाई माधोपुर। और इसमें माना है डूंगरपुर। यानी कि चारों तीनों ने AW, यानी कि जो नीचे नीचे है आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा है, उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करने वाला जिला है जिसको वो माना है डूंगरपुर को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? जैसलमेर, इसमें नागौर, इसमें सवाई माधोपुर और इसमें डूंगरपुर आ जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं, याद रखने लायक चीजें हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिवार्ता में से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कोपेन और थॉर्नवेट में से ही। ठीक है, कि BWH किस प्रकार की जलवायु है, EAW किस प्रकार की जलवायु है, इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहां तक बोलो? तो इसके अंदर आर्द्र जलवायु आ जाएगी, AW के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन उठेगा, बिल्कुल उठेगा। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, सिंपल चीजें हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कौन कौन से, कहाँ पे बारिश ज्यादा है, कहाँ पे नमी ज्यादा है, कहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा है, कौन से महीने के अंदर है, कौन सा जिला है, वो चीजें आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आराम से समझने लायक चीजें हैं, कुछ भी यहां से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। ओके, देखो महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले वर्षा के बारे में बात कर लें। वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जिला पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। अगर संभाग पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? संभाग, यानी कि झालावाड़ जिला कौन से संभाग के अंदर आ जाएगा? तो संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है। बस सिंपल, कोई दिक्कत समस्या बताओ। उसके बाद में पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगर दूसरे स्थान पर जिले की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा बांसवाड़ा जिला, यानी कि उसके बाद में किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? तो बांसवाड़ा में हो जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ये है कहां पे? सिरोही में है, कोई बड़ी बात नहीं। कहां पे है? सिरोही में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू जहां सिरोही है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आ जाएगा शम। सम कहां पे है? जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर में है। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। आपको पता है कि झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन मानसून का प्रवेश सबसे पहले कहां होता है? बांसवाड़ा में होता है। वो दूसरे स्थान पर चला जाएगा, यानी कि बारिश के मामले में दूसरे स्थान पर जिला चला जाएगा। लेकिन स्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो माउंट आबू। ठीक है, तो झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और माउंट आबू है, माउंट आबू को मासिन राम कह सकते हैं क्या? जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा, यानी कि विश्व में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है मेघालय का मासिन राम।
तो हम मैं कह सकता हूँ, बाकी कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि माउंट आबू को माशिन राम कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरी सोच है केवल। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे है तापमान। अब तापमान क्या कह रहा है ये देखो, सबसे गर्म जिला ठंडा जिला, सबसे गर्म महीना ठंडा महीना, ये स्थान। ठीक है, तो सबसे गर्म जिला आपको पता है चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। क्योंकि क्यों क्यों है? रेत की अधिकता। रेत की अधिकता होने के कारण क्या है कि जब सूर्य चमकता है तो जो रेत है क्या करती है? ग्रहण कर लेती है जल्दी से, यानी कि सूर्य की किरणों को जल्दी ग्रहण करती है, उसके कारण रेत क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन जब सर्दियां आती है तो उसके अंदर ठंड भी क्या होती है? जल्दी ग्रहण करती है उसको। तो ठंडे कणों को भी जल्दी ठंड, जब ठंड होती है, जब सर्दी होती है तो रेत के दौरे क्या हो जाते हैं? ज्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। यानी कि इस कारण से सबसे गर्म जिला भी कौन सा है? चूरू है। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है। यानी कि यहाँ पर तापमान कभी कभी 49 से 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और ठंडा इस कारण से है कि तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है इस कारण से। ठीक है, सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो फलोदी है। फलोदी पहले जोधपुर में था, लेकिन अब क्या है? एक अलग ही जिला बन चुका है। जो फलोदी स्थान है, ये जिला नहीं बताया गया है कि जो जिला है वो फलोदी है, लेकिन जो फलोदी स्थान है वो स्थान क्या है? सबसे गर्म स्थान है। अब सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान क्या है? माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। कहां पे है आपको पता है? सिरोही के अंदर है। यहाँ पर जो झील है, मुख्य रूप से नक्की झील है, वो भी क्या हो जाती है? सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में क्या हो जाती है? वो जम जाती है। इस कारण से ये, क्योंकि माउंट आबू है वो बहुत ऊंचा स्थित है। कितना? लगभग 1200 मीटर ऊंचा, 1200 मीटर ऊंचा है। इस कारण से ये सबसे ठंडा स्थान तो अपने आप ही होगा, क्योंकि ये क्या करता है? पर्यटकों को भी आकर्षित करने वाला स्थान है माउंट आबू। इसके अलावा बात करें सबसे गर्म महीना, गर्म महीना कौन सा है? जून। जून की गर्मी, जून की गर्मी, यानी कि जून की गर्मी में जब लू चलती है, रेतीले, जब पश्चिमी रेतीले मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर जब शुष्क हवाएं चलती है तो वो लू क्या कर देती है? अगर बाहर कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको बीमार भी कर सकती है ये लू। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना। अब सबसे ठंडे महीने की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा जनवरी। कौन सा हो जाएगा? जनवरी आपका सबसे ठंडा महीना हो जाएगा। ओके, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर का अर्थ होता है कि गर्मियों में तो तापमान क्या बहुत ज्यादा हो जाता है, और सर्दियों में तापमान क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है चूरू। चूरू में आप, मैंने अभी बताया था कि सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला, यानी कि गर्मियों में तो क्या हो जाता है? बहुत तापमान, यानी कि लगभग 49 डिग्री के आसपास चला जाता है। और सर्दियों में 0 डिग्री भी से भी नीचे चला जाता है। तो इस कारण से तापांतर, यानी कि अंतर, तापमान में अंतर कितना आया है? वो सर्वाधिक वार्ष में, यानी कि वर्ष के, पूरे वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा अंतर कहां पे आएगा? तो वो चूरू के अंदर आएगा। न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर, न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहां आ जाएगा? डूंगरपुर में। यानी कि दैनिक तापांतर हो चाहे वार्षिक तापांतर हो, न्यूनतम के अंदर दोनों डूंगरपुर में आ जाएगा। एक चीज यहां पर मिसिंग है, तो वो क्या है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, क्या लिखा है? सर्वाधिक, सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तो ये कहां पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है जैसलमेर। जैसलमेर में क्या होता है कि दिन में, गर्मियों के अंदर क्या होता है कि दिन में तो तापमान क्या है? बहुत ज्यादा चला जाता है, यानी कि 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है रेत के दौरों के कारण। लेकिन रात में जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद में जो ठंडी हवाएं चलती है, तो उसके बाद में तापमान है वो 14-15 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि दिन में, एक दिन में ही तापमान क्या है? इतना अंतर आ जाता है तापमान के अंदर, यानी कि 30 से 32 डिग्री का अंतर एक ही दिन में देखने को मिलता है। यानी कि जब दोपहर होती है तो उस समय तो इतना अधिक तापमान पहुंच जाता है, 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रात, मैंने समीर बताई थी, एक जलीय समीर और एक स्थलीय समीर। जलीय समीर क्या होती है? जब स्थल भाग पर ज्यादा गर्मी होती है, उस कारण से क्या चलती है? जल से क्या है? समुद्र से स्थल की ओर समीर चलती है। एक होती है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर होती है रात को चलती है। रात में क्या होती है? जब स्थल में क्या हो जाती है? जो ठंडी हो जाती है स्थल, यानी कि जो रेत के दौरे हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो वो समीर चलती है
जल की ओर, यानी कि समुद्र उस समय क्या होते हैं, तापमान में वृद्धि हो जाती है समुद्र के अंदर, यानी कि जल के कारण। तो उस कारण से जो रेत के धोरे होते हैं उसमें क्या हो जाती है, ठंडा मतलब शीतलता पाई जाती है। शीतलता पाने के कारण वो समीर चलती है। तो इस कारण से वहां का तापमान किस प्रकार का हो जाता है, 14 से 15 डिग्री तक चला जाता है। इस कारण से जो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, वो जैसलमेर में पाया जाता है। उसमें से आप देखें तो सम जैसलमेर, जो जहां पे सर्वाधिक दोहरे भी पाए जाते हैं, मोटे मोटे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, कोई दिक्कत समस्या? अगर बात की जाए कि गर्मियों में भी बात की जाए कि अगर हम कोई पूछ ले कि गर्मियों में सबसे कम तापमान कहाँ पे रहता है, गर्मियों में न्यूनतम तापमान। स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू, और जिले की बात की जाए तो सिरोही। जिले की बात की जाए तो सिरोही, यानी कि गर्मियों में भी न्यूनतम तापमान पाया जाता है इस स्थान पर। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया आपका तापमान। अब है आर्द्रता। अब क्या है, आर्द्रता है, आ जाएगी। आर्द्रता यानी कि नमी। नमी यानी कि गीलापन, पानी मतलब पानी से अर्थ ले सकते हैं इसका। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण आर्द्र भी कौन सा है, झालावाड़ हो जाएगा। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर, यानी कि सबसे कम बारिश जैसलमेर में होती है, इस कारण से न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला हो जाएगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। माउंट आबू आपको पता है कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। यानी कि सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है, तो वो माउंट आबू में होती है। मैंने कहा था ना कि राजस्थान का माशिनराम भी इसको कह सकते हैं, जो मेघालय के अंदर है, उसके उदाहरण के रूप में। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान हो जाएगा फलोदी। कौन सा हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त, क्योंकि अगस्त में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई अगस्त महीने में सबसे ज्यादा, यानी कि जुलाई और अगस्त महीने ऐसे हैं जहां पर राजस्थान के अंदर 90 से 95% बारिश हो जाती है मानसून के समय, और उसके अंदर भी जुलाई और अगस्त महीने में 90% वर्षा हो जाती है, और जुलाई अगस्त महीने में से भी सबसे ज्यादा हो जाती है अपने अगस्त महीने में। इस कारण से सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका अगस्त हो जाएगा। और न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, यानी कि अप्रैल महीने में सबसे कम बारिश का, एक मिनट, दो मिनट रुको, लाइट चली गई है। कहां पर थे अपने, ये हो गया। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना जिला
हो गया, ठीक है। 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी बीच में, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपने करेंगे कंटिन्यू। ये हो गया, ठीक है। आर्द्रता यानी कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर, और आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, और आर्द्रता वाला स्थान लोधी न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त आ जाएगा, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाएगा आपका? अप्रैल, यानी कि जो महीना अभी चल रहा है वो आ जाएगा अपना। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब होता है सोखना। वाष्पीकरण का अर्थ ही क्या होता है? सोखना, किसी चीज को सोखना। यानी कि जो जल है, पानी है, उसको सोखता कौन है, कहां पर सबसे ज्यादा सोखने का काम करता है? सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है कि जैसलमेर में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, और ऐसा महीना जहां पे बारिश भी कम होती है, तो वो गर्मी क्या करती है? जल जो भी आता है उसको क्या कर लेती है? खींच लेती है, ठीक है, वाष्पीकरण कर लेती है, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला डूंगरपुर, यानी कि यहाँ पर जो भी बारिश होती है, न्यूनतम वाष्पीकरण यानी कि सोखने का सबसे कम काम कौन सा जिला करता है? तो वो आपका आ जाएगा डूंगरपुर जिला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर जिला आ जाएगा। अगर बात करें कि सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला महीना कौन सा है, तो जून आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जून आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि गर्मी सबसे ज्यादा कब पड़ती है? जून में ही तो पड़ती है। तो जून में जब गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज्यादा पानी को सोखने का काम भी कौन सा महीना करेगा? तो जून करेगा। और कम पूछ लिया जाए कि सबसे कम वाष्पीकरण वाला महीना कौन सा आ जाएगा? दिसंबर महीना आ जाएगा। यानी कि सर्दी पड़ती है तो उसके अंदर पानी व्यक्ति मांगता ही नहीं है। जो व्यक्ति पानी नहीं मांगता तो जमीन कैसे मांगेगी? यानी कि सबसे कम वाष्पीकरण यानी सोखने का सबसे कम महीना, पानी सोखने का कम कौन सा करता है? तो वो दिसंबर महीना आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला महीना कौन सा आ जाएगा? जून आ जाएगा। न्यूनतम वाष्पीकरण वाला महीना दिसंबर। और स्थान जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर आ जाएगा सर्वाधिक, और न्यूनतम आ जाएगा आपका डूंगरपुर आ जाएगा। आगे देखो, आगे है राज्य में सबसे पहले मानसून कौन से जिले में प्रवेश करता है? राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में करता है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या करता है? मानसून। राज्य में सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा जिले में आता है। इस कारण से ये क्या कहला सकता है? मानसून। क्या क्या? मानसून का प्रवेश द्वार, ठीक है। बांसवाड़ा को क्या कह सकते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, प्रवेश द्वार। और यहां पर जो बारिश सबसे पहले आती है तो किस खाड़ी से आती है? तो अरब सागरीय खाड़ी से आती है, ठीक है। अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे पहले वर्षा मानसून की अरब सागर की शाखा से होती है। ये अभी बता दिया था मैंने कि राजस्थान के अंदर मानसून की सबसे पहली बारिश कहां से होती है? तो अरब सागरीय शाखा से ही होती है। लेकिन ये तो 10% वर्षा ही करता है पूरे राजस्थान के अंदर, 10% वर्षा ही करता है। 90% वर्षा कौन सी करती है? बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा, ठीक है। 90% वर्षा, 90% वर्षा मानसून के अंदर होती है। 90% वर्षा मानसून की किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। ये हो जाएगी। लेकिन वर्षा ऋतु के अंदर 90 से 95% वर्षा कब हो जाती है? वर्षा ऋतु में हो जाती है। उस वर्षा ऋतु के अंदर यानी कि जो मानसून, उसके अंदर 90% वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी से होता है, लेकिन 10% वर्षा है अरब सागरी शाखा से होती है, ठीक है। राज्य में अगर पूछ लिया जाए, राज्य के अंदर औसतन वर्षा के दिन कितने हैं? 29 दिन है। कितने दिन है? 29 है। कितने दिन है? 29। यानी कि राज्य के अंदर 365 दिनों में से 29 दिन ही क्या होती है? बारिश होती है। कितने दिन होती है? 29 दिन, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, और 40 दिन।
यानी कि अगर पूछ लिया जाए झालावाड़ यानी कि जो ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है उसके अंदर कितने दिन बारिश होती है, तो उसमें भी 40 दिन ही वर्षा होती है 365 दिनों में से। न्यूनतम वर्षा देखो जैसलमेर, जैसलमेर जिले में न्यूनतम वर्षा होती है और कितने दिन होती है, केवल ही 5 दिन। कभी कभी तो होती नहीं है, कभी कभी तो होती नहीं है। ये तो औसतन निकाला गया है, पिछले 30 वर्षों का औसत निकाला जाता है कि 5 दिन क्या होती है, न्यूनतम बारिश होती है और जैसलमेर जिले के अंदर होती है। तो सर्वाधिक यानी कभी कभी होती भी नहीं है, तो सर्वाधिक होती है तो वो झालावाड़ में होती है 40 दिन तक वर्षा। अगर राज्य के पूरे की बात की जाए तो 29 दिन, कितने दिन है, 29 दिन हो जाएगी। जैसलमेर जिले में 5 दिन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है माउंट आबू। यहां पे सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है। सर्वाधिक बारिश कहां होती है, तो माउंट आबू में होती है। तो उसमें अगर स्थान विशेष के बारे में, जिला तो झालावाड़ आ गया, झालावाड़ जिले में 40 दिन, लेकिन स्थान विशेष के बारे में पूछ लिया जाए तो माउंट आबू में सर्वाधिक बारिश होती है। इस कारण से 48 दिन वर्षा होती है। कितने दिन, 48 डेज, यानी कि 48 दिन वर्षा सर्वाधिक कहां होती है, तो माउंट आबू में होती है। अजमेर जिले की औसत, ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि अजमेर जिले की औसत वार्षिक वर्षा लगभग राजस्थान के औसत वार्षिक वर्षा के समान है। यानी कि जितनी बारिश राजस्थान के अंदर होती है उतनी ही बारिश अजमेर जिले में होती है, लगभग औसत के मामले में। किसके मामले में, औसत के मामले में। यानी कि ठीक है, राजस्थान के औसत के मामले में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस कारण से। ठीक है, अब आगे पूछ लिया जाए तो आपको पता है सर्वाधिक वर्षा अगर कौन से भाग में होती है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है, दक्षिणी भाग में होती है। ये भी पता है आपको, दक्षिणी भाग के अंदर होती है। न्यूनतम वर्षा की बात की जाए तो न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिमी भाग में। किसमें होती है, पश्चिमी भाग में। ये चीजें भी ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है और न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिमी भाग में होती है। ओके, राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, झालावाड़ को मैंने अभी बताया था। राजस्थान का शिमला यानी कि ठंड पड़ने के कारण क्या कहा जाता है, माउंट आबू को क्या कहा जाता है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। इसके अलावा क्या होती है, राजस्थान का शिमला कहने के अलावा इसको राजस्थान का बरखोयांस्क, राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये पता है क्या, बरखोयांस्क कौन सी जगह है, तो ये है रूस का एक शहर है जो विश्व का सबसे ठंडा शहर है। विश्व का सबसे ठंडा शहर होने के कारण इसको माउंट आबू को क्या कहा जाता है, राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बारिश होने के कारण, सर्वाधिक बारिश के कारण। ठीक है, सर्वाधिक बारिश के कारण कहा जाता है। आगे देखो, राजस्थान में मौसम वेधशाला वाला, ठीक है, राजस्थान में मौसम वेधशाला कहाँ है, तो जंतर मंतर कहाँ पे, जयपुर में। कहाँ है, जंतर मंतर में है और जयपुर में है। जंतर मंतर में है और जयपुर में, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी है कि राजस्थान में मौसम वेधशाला कहाँ है, जंतर मंतर जयपुर में है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, इसमें दिक्कत आएगी भी नहीं, आपको सब चीजें याद है। आगे देखो, वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, देखो राज्य का उत्तर व पश्चिमी, राज्य का उत्तर व पश्चिमी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। यानी कि जो ये अरावली है इस प्रकार से, इसका उत्तर व पश्चिमी, यानी कि उत्तर ये हो गया और पश्चिमी यानी कि ये जो भाग है वो क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। वृष्टि छाया क्यों कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है जहां पे शुष्क जलवायु होती है, बारिश क्या होती है, कम होती है। पहाड़ का यानी कि एक प्रकार से पर्वतमाला का ऐसा भाग, पर्वतमाला का दूसरा भाग जहां पे बारिश क्या होती है, कम होती है, जहां पे बारिश जाने से रोकती है जो पर्वतमाला, उस भाग को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। इस कारण से वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, राज्य का उत्तर व पश्चिमी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या। राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी है, 370 मीटर ये ऊंचाई हो है। ठीक है, कितनी है, 370 मीटर है। कितनी है, 370 मीटर क्या है, इनकी ऊंचाई भी है। ओके, कोई दिक्कत समस्या। राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 370 मीटर हो जाएगी। राज्य में अधिकतर ओलावृष्टि सर्दियों में होती है।
इसके अलावा देखो राज्य में अधिकतर ओलावृष्टि कब होती है? सर्दियों में होती है। कभी कभी गर्मियों में भी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या कब होती है? ज्यादा होती है। और सर्दियों में होती क्या है? मावठ होती है। मावठ क्या होती है आपको पता है? भूमध्य सागर से उठने वाले बादल जब पानी लेकर आते हैं और बारिश करते हैं, उस समय क्या होती है? सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है, और उस ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी होता है। लेकिन अगर मावठ हो जाए तो उससे क्या होता है? फायदा भी होता है। अगर सीधी बारिश होती है तो उससे फायदा भी होता है। चना, गेहूं, जौ, सरसों, इन फसलों को होता है। मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले मुख्य रूप से आते हैं इसके अंदर। ओके, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर बताओ? आगे देखो, आगे है राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। किसके अंदर आता है? उपोष्ण कटिबंधीय। आपको पता है जो कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग किसके अंदर आता है? उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर इसको कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा किस में चला जाता है? उष्ण कटिबंध में भी चला जाता है। किस में चला जाता है? उष्ण कटिबंध में चला जाता है। ठीक है, तो इस कारण से लगभग मान सकते हैं कि 99% राज्य का, राजस्थान का जो भाग है, 99% भाग किसमें चला जाएगा? उपोष्ण कटिबंध यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में चला जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में शीतकाल, राजस्थान में शीतकाल, शीतकाल में जमने वाली झील, राजस्थान में शीतकाल में जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील है। और नक्की झील कहाँ है? सिरोही के अंदर है। मैंने बताया था, याद है तो आपको मैंने बताया था। ठीक है, यानी कि पाड़े के अंदर क्या जिया? झील जम जावे। ठीक है, हम बर्फ बन जावे एकदम। तो नक्की झील के है, जमने वाली झील है, राजस्थान की एकमात्र झील है जो जम जाती है। कब जम जाती है? सर्दियों में जम जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखो, औसत वार्षिक तापमान 38, 38 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? यानी कि राज्य का जो औसत तापमान है कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखो, आगे है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, जहां पे कर्क रेखा गुजरती है, तो वहां पर 21 जून को क्या है? जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस कारण से डूंगरपुर व बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें भी क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अब 21 जून तो आ गया। अब बात की जाए, सबसे जो गर्म दिन भी कौन सा है? 21 जून होता है। सबसे गर्म दिन कौन सा है? 21 जून है। सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म दिन कौन सा है? 21 जून। राजस्थान का सबसे गर्म दिन पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका 21 जून है, वो सबसे गर्म दिन के अंदर चला जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा दिन कौन सा है? सबसे ठंडा दिन, सबसे ठंडा दिन तो आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर है वो आपका सबसे ठंडा दिन भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये महीने के, या मतलब ये दिन कैसे होते हैं, यानी कि इन दिनों में न तो गर्मी होती है न सर्दी होती है, एक जैसा मौसम रहता है। यानी कि न सबसे गर्म, न गर्मी होती है न सर्दी होती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों पर 21 जून को क्या है? सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। और 21 जून का दिन राजस्थान के लिए सबसे गर्म दिन भी होता है। आगे देखो, राजस्थान का सम जलवायु वाला जिला। आपको पता है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? विषम जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? विषम जलवायु है। विषम जलवायु तो है, लेकिन अब एक ऐसा जिला है जहां पर सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि जलवायु एक जैसी पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? उदयपुर। एकमात्र जिला है जहां पर उदयपुर में सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहां झीलें हैं, पानी है। तो पानी जहां पर होगा वहां पर जलवायु भी किस प्रकार की पाई जाएगी? एक जैसी पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? आपको पता है, समुद्र के किनारे जितने भी राज्य बसे हैं, शहर बसे हैं, वहां पर जो तापमान है, जलवायु है, एक जैसी होती है। उसी कारण से आपकी जो उदयपुर है, जहां से नदियां भी निकलती है और झीलें भी है, इस कारण से वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। आगे देखो, आगे है धौलपुर में।
ये करो इंपॉर्टेंट। धौलपुर में तापमान अधिक रहने के कारण, यानी कि धौलपुर में तापमान अधिक क्यों रहता है? जो पूर्वी जिले हैं वहां पर तापमान कम रहना चाहिए, लेकिन धौलपुर एक ऐसा जिला है जहां पर तापमान अधिक रहता है। क्यों रहता है? लाल बुलवा पत्थर का चट्टानी धरातल, यानी कि जो चट्टानी धरातल है वो क्या करता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो क्या कर देती है, लाल हो रहा है, इस कारण से उसको जल्दी गर्म कर देती है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, धौलपुर में तापमान अधिक रहता है। किस कारण से? लाल बुलवा पत्थर का चट्टानी धरातल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि लाल बलुआ पत्थर का चट्टानी धरातल कहाँ पाया जाता है, तो धौलपुर में पाया जाता है। और धौलपुर में तापमान अधिक रहने का कारण कौन सा है, तो लाल बलुआ पत्थर है। ठीक है, बताओ अगर पूछ दिया जाए चूरू, चूरू के बारे में पूछ दिया जाए, चूरू में किस कारण से रहता है तापमान अधिक? कम वर्षा, रेत की अधिकता, चूनायुक्त धरातल, चूनायुक्त धरातल, कम सिंचाई। ये जो कारण हैं वो क्या करते हैं, चूरू को भी, चूरू में भी तापमान की अधिकता रखते हैं इस कारण से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, हवाएं। हवाएं अब किस प्रकार की है, राजस्थान के अंदर हवाएं किस प्रकार की पाई जाती है वो देखो। राजस्थान में सबसे तेज हवाएं चलती है जून में, और लगभग मानी जाती है कि जब भी आंधियां चलती है तो अधिकतम जो चली जाती है तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती है, अधिकतम अधिकतम के अंदर। ठीक है, हवाएं किस प्रकार की होती है, राज्य में सबसे धीमी हवाएं नवंबर में, यानी कि जून जो गर्मी वाला महीना है, जब क्या चलते हैं, बतूड़िया चाल है या बबूलिया चाल है, उस, ठीक है, उस महीने के अंदर सबसे तेज हवाएं चलती है। कब, यानी कि उनका पता ही नहीं चलता कब आ जाती है कब नहीं आती है। जून का महीना ऐसा है जब राजस्थान के अंदर आंधियां कब आती है, हवाएं तेज कब चलने लगती है, मतलब बबूलिया कब आ जाता है कब नहीं आता, पता ही नहीं चलता इस कारण से। ठीक है, सबसे धीमी हवाएं नवंबर में होती है। ठीक है, यानी कि जब सर्दी का मौसम होता है उस टाइम। सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में, गंगानगर में है, 27 दिन तक, 27 दिन तक आंधियां चलती है। औसत रूप से 27 दिन तक आंधियां कौन से जिले में चलती है, गंगानगर जिले में चलती है। सिंचाई वाला क्षेत्र जरूर है, लेकिन रेत भी है, और यहाँ की जलवायु भी इस प्रकार की है कि यहाँ पर आंधियां ज्यादा चलती है। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, इस कारण से आंधियां भी कम चलती है। यहाँ पर वज्र तूफान चलते हैं, ठीक है, लेकिन कम चलते हैं। आंधियां सर्वाधिक गंगानगर में, न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में। ओके, आगे देखो, आगे है पुरवाई। पुरवाई बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है किस कारण से आता है, जब पुरवाई चलती है, या फिर इसको पूर्वा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्वा। जब मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बारिश कर देता है, तो वो किस कारण से होता है, तो इसी पुरवाई के कारण होता है। इस बात का ध्यान रखना है। पुरवाई बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। समुद्री हवाएं, समुद्री हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, यानी कि समुद्र की तरफ से आने वाली हवा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो कच्छ का मैदान है, अरब सागर से आने वाली हवा कौन सी है, समुद्री हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिम की दिशा से आती है। अब देखो वज्र तूफान, वज्र तूफान कहां चलते हैं, जो लू तो चलती है रेतीले मैदान में, पश्चिमी रेतीले मैदान में, ठीक है, लेकिन वज्र तूफान दक्षिण पूर्व से आने वाला तूफान, दक्षिण पूर्व से आने वाला तूफान, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी स्थान है राजस्थान का, वहां पर ये वज्र तूफान आते हैं। आगे देखो बबूलिया, बबूलिया फिर कैस कैस कहां पा, बतूड़ियो, ठीक है। मरुस्थल में चलने वाला वायु भंवर या छोटा चक्रवात, मरुस्थल में चलने वाला वायु भंवर, भंवरा होता है ना गोल गोल, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये चलता है, यानी कि आगे आगे इस प्रकार से बढ़ता है, यानी कि गोल 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 घूमता हुआ चलता है। यानी कि जब भी खेतों में किसान काम करते हैं, फसलें जब काटते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब ये बबूले आता है तो फसलों को क्या कर देता है, बिखेर देता है एक प्रकार से। ठीक है, मैं तो इनका बतूड़ियो, सीधी बात। ठीक है, मरुस्थल में चलने वाला वायु भंवर या फिर छोटा चक्रवात, चक्रवात ही है तो है ये, देखो इस प्रकार से चलता है, जो चक्रवात ही चलता है, यानी कि इस प्रकार से चलता चलता आगे बढ़ता जाता है, एक जगह नहीं टिकता है ये। आगे देखो, आगे है सिल्ली।
पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं, पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं। पोष माह, पोष कौन सा होता है? पो माह फागुन, यानी कि जब सर्दियों का मौसम होता है, यानी कि हिंदी के महीनों के अंदर पोष माह जिसको बोला जाता है। आपको पता होना क्या 12 के 12 जो महीने कौन कौन से हैं? चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसो काती मिंगसर पो माह, मेरे तो ये याद है, ठीक है। लेकिन चलने वाली ठंडी हवाएं सिल्ली, गाना सुना होगा आपने, पंजाबी में गाना है, सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा। तो सिल्ली यानी कि ठंडी हवाएं, किस प्रकार की? ठंडी हवाएं। आगे देखो तवा, तवा तो सीधो याद आ जाना चाहिए, जेठ हुआ महीनो, किसो महीनो? ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा तवा, यानी कि जैसे तवे पर रोटियां सिकती है उसी प्रकार से इंसान भी सिक जाता है। किस किस माह में? ज्येष्ठ माह में तवा, ठीक है। यानी कि हवा का नाम क्या है? तवा। इसके अलावा लू, लू तो आप सभी को पता है, गर्मियों में पश्चिम से पूर्व चलने वाली गर्म व शुष्क तेज हवाएं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो पछुआ, अब पछुआ हवा कौन सी है? पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा पछुआ। फिर कैस कहां पर? अथुणी हवा, ठीक है। पछुआ, पछुआई या फिर अथुणी हवा, क्या कह सकते हैं इसको? अथुणी, यानी कि इन आप अथुणी भी कह सका। पछुआ हवाएं जो पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं, यानी कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वहां पर ज्यादा चलती है ये, ओके, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ से आती है। आगे देखो सूर्या, सूर्या यानी कि उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा क्या कहलाती है? सूर्या कहलाती है। सूर्या कौन सी कहलाती है? उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा क्या कहलाती है? सूर्या हवा कहलाती है। आगे देखो, आगे है अपनी धराऊ। अब धराऊ किसको कहते हैं? धराऊ कहते हैं उत्तर दिशा से चलने वाली हवा। धराऊ कहते हैं उत्तर दिशा से चलने वाली हवा, यानी कि राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा से आने वाली जो हवा है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, उसको क्या कहते हैं? धराऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? धराऊ कहते हैं। अब कहते हैं लंकाऊ। अब लंकाऊ आपको पता है, लंका श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ है? दक्षिण में है। और जब दक्षिण में है तो दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा किस प्रकार की कहलाएगी? लंकाऊ कहलाएगी, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अब देखो संजेरी, संजेरी या फिर संजेरी, संजेरी हवा। संजेरी हवा है उत्तर पूर्व से आने वाली हवा। उत्तर पूर्व से आने वाली हवा किस प्रकार की हवा कहलाएगी? आपकी संजेरी हवा कहलाएगी। किस प्रकार की हवा? संजेरी हवा कहलाएगी, ओके। आगे देखो चील, नाम में क्या है? चील है। चील आती है दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा। दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा कौन सी आ जाएगी? आपकी चील आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से 100% पूछे जाने वाली हवा कौन सी है? चील हवा है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा। डाम्फर, अब डाम्फर का मतलब होता है कि ठंडी डाम्फर, यानी कि डाम्फर का मतलब ही होता है ठंडी, यानी कि सर्दियों में। सीधी सी बात है कि डाम्फर चलती है तो सर्दियों में चलती है, और सर्दियों में चलती है उत्तर दिशा से। कहां से चलती है? उत्तर दिशा से चलती है। तो उत्तर दिशा से चलने वाली सर्दियों में आने वाली शीत लहर, यानी कि एकदम ठंडी हवा, एकदम ठंडी हवा सर्दियों में उत्तर दिशा से जो आती है। उत्तर दिशा यानी कि जो हिमालय पड़ता है, कहां पर पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। और उत्तर से क्या आ सकती है? जहां पर हिमालय है, बर्फ है, बर्फ से जहां जिस दिशा से आएगी तो वो क्या कहलाएगी? डाम्फर कहलाएगी, यानी शीत लहर आएगी, ठीक है। तो उत्तर दिशा से आएगी। इसके अलावा अरडाव, क्या है? अरडाव, भयंकर आवाज के साथ चलने वाली हवा। आप कह दीवाने की अरडाव हुआ है, यानी कि जो आता है, तूफान आता है, लेकिन भयंकर आवाज के साथ आता है, गर्जना करते हुए आता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? अरडाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अरडाव कहते हैं, यानी कि भयंकर आवाज के साथ चलने वाली हवा। यानी कि आंधियां आती है, तूफान आते हैं, लेकिन भयंकर आवाज, मतलब एक प्रकार से लगता है कि कुछ उथल पुथल हो गई है, उस प्रकार के जो हवा चलती है, तूफान आते हैं या फिर आंधियां आती है हवा, तो उसको क्या कहते हैं? अरडाव कहते हैं। हो गई ये कंप्लीट? कोई दिक्कत समस्या है इसके अंदर बताओ? ये सारी हवाएं हो गई, ये सारी अपनी, ठीक है। पूर्वाई कौन सी है? समुद्री कौन सी है? वज्र तूफान कहाँ पे आता है? वज्र तूफान कहाँ पे आता है, ठीक है। बबूलिया कौन सा होता है? यानी कि बबूलिया ने बतुड़ियों भी वहां पर। फिर सिल्ली हवा, यानी कि सिल्ली कौन से महीने में आती है? सर्दियों में आती है, ठीक है। तवा ज्येष्ठ माह के अंदर आती है। सिल्ली पोष माह में, तवा ज्येष्ठ माह में। लू आप सभी को पता है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। पछुआ यानी कि जो अथुणी हवा भी केस काम है, ठीक है। फिर सूर्या हवा आ जाएगी जो उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा है। उसके बाद धराऊ, लंकाऊ, लंकाऊ जो आपको पता है श्रीलंका है जो दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण से आने वाली हवा लंकाऊ कहलाएगी। संजेरी हवा, चील हवा इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवा आ जाएगी। डाम्फर जो ठंडी डाम्फर जिसको कह सकते हैं, शीत लहर कह सकते हैं। अरडाव जो भयंकर आवाज के साथ जो हवा चलती है वो अरडाव कहलाती है।
ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है, 2 क्लासें में अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप साथ साथ में देखते चलोगे। इसके अलावा अगला जो अपना टॉपिक मतलब एमसीक्यू होगा अगली क्लास, उसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा खनिज संसाधन वाला टॉपिक भी होगा। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, किस प्रकार की क्लास चल रही है, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीपीटी जो पीछे जो झीलों तक की पीपीटी आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी गई है, जहां से आप नोट्स भी बना सकते हो। और मैंने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स तो बना ही रहे हो, उसके साथ साथ में आपके पास मैप होगा तो शानदार तरीके से भी समझ में आएगा। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको केवल विद्वान बना दूं, यहाँ पर इतनी चीजें बता दूं कि आपके जो एग्जाम में आने लायक है वो पीछे छूट जाए और आप विद्वता की श्रेणी में आगे चले जाए। तो विद्वान तो हर कोई बन सकता है, लेकिन विद्वान बनने से फायदा क्या है वो भी हमें दिमाग में रखना होगा। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें केवल पहले एक पोजीशन हासिल करनी है, एक पोस्ट हासिल करनी है, उसके बाद में विद्वान बन सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमें वहां तक नहीं जाना है कि हम विद्वान बन जाएं या ऐसा कर लें वैसा कर लें, सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। अरे बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ, जलवायु टॉपिक पर मैं 10 दिन दे सकता हूँ। अब 10 दिन देने से क्या फायदा बताओ। अब आपकी टाइम की वैल्यू भी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपको इतना बता दूं कि आप इस एक टॉपिक के अंदर उलझ कर रह जाओ। इतना उलझना है तो और बहुत कुछ चीजें हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हो, किताबें हैं और है सब कुछ है। ठीक है, हाँ किताबें होनी चाहिए आपके पास, ये नहीं कह रहा किताबें नहीं होनी चाहिए, किताबें रिवीजन के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो अपने समझने लायक टॉपिक है वो यहाँ पर समझाए जाएंगे, आराम से समझाए जाएंगे, जो एग्जाम में आने लायक है। तो इसके अलावा ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा। कि आपको क्लास कैसी लगी है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी जरूर करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो क्या करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करोगे इस चीज को। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।